नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज हम लोग सूर्य तथा सूर्यातप से संबंधित आज सेकंड पार्ट देखेंगे। मैंने फर्स्ट पार्ट का बना दिया था वीडियो, आज ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम इससे संबंधित सिद्धांत के बारे में भी चर्चा करेंगे और जो भी प्रश्न छोटा होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना किसका है? वायव्य राशि परिकल्पना तो ये है कांट का। किसका? कांट का। ठीक, इनका पूरा नाम है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट। ठीक, और एक कब दिए थे? तो वायव्य राशि की परिकल्पना ये 1755 ईस्वी में दिए थे। ठीक, कब दिए थे? 1755 ईस्वी में दिए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये कलर इस पर सही है। अगला प्रश्न है निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना कौन दिया था? तो निहारिका परिकल्पना जो है ये लाप्लास दिए थे। ठीक, कौन दिया था? तो लाप्लास दिए थे। ये कब दिए थे? तो ये 1789 ईस्वी में दिए थे। 1789 ईस्वी में निहारिका परिकल्पना लाप्लास दिए थे। अगला है उल्का परिकल्पना। उल्का परिकल्पना किसका है? तो ये है लाकियर का। ठीक, किसका है? तो लाकियर का है उल्का परिकल्पना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना किसका है? तो ये चेम्बरलिन का है। चेम्बरलिन। ठीक, और इनके साथ एक और थे, उनका नाम था चेम्बरलिन और मोल्टेन। ठीक, दो लोग थे, चेम्बरलिन और मोल्टेन। ये दिए थे 1904 में। कब दिए थे? 1904 में दिए थे ग्रहाणु परिकल्पना चेम्बरलिन और मोल्टेन। अगला प्रश्न है ज्वारी परिकल्पना। ज्वारी परिकल्पना किसका है? तो ये है जेम्स और जीन्स का। ठीक, ये जेम्स जीन्स का है ज्वारी परिकल्पना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है युग्म तारा परिकल्पना। युग्म तारा परिकल्पना किसका है? तो ये है रसेल का। ठीक, युग्म तारा परिकल्पना है रसेल का। ठीक, अगला है विखंडन परिकल्पना। विखंडन परिकल्पना किसका है? तो ये है रासगन का। विखंडन परिकल्पना रासगन का। अगला है विद्युत चुंबकीय परिकल्पना। विद्युत चुंबकीय परिकल्पना किसका है? तो ये है ऑकवेन का। ठीक, किसका है? ऑकवेन का। विद्युत चुंबकीय परिकल्पना ऑकवेन का। अगला है अंतर तारक धूल परिकल्पना। अंतर तारक धूल परिकल्पना ये किसका है? तो ये है ऑटो स्मिथ का। ठीक, किसका है? ऑटो स्मिथ का। और एक कब दिए थे? तो ये दिए थे 1943 में, 1943 में। चलिए अगला है महाविस्फोटक परिकल्पना। महाविस्फोटक परिकल्पना ये किसका है? तो ये है जॉर्ज
जॉर्ज लेमेंटियर का, इसके बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। जॉर्ज लेमेंटियर का है, ये 1967 में दिए थे। ठीक, क्यूपर परिकल्पना किसकी है? तो क्यूपर परिकल्पना जो है ये क्यूपर महोदय की है। ठीक, क्यूपर परिकल्पना क्यूपर महोदय की है और ये 1949 में दिए थे। चलिए आगे देखते हैं। ये रही जो भी परिकल्पनाएँ थी उसके बारे में चर्चा हो गई। अब आइए देखते हैं प्रश्न। चलिए इसमें प्रश्न है, वर्ष 2008 में अंतर्राष्ट्रीय सूर्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वर्ष 2008 में अंतर्राष्ट्रीय सूर्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बहुत फेमस है। तो ये किया गया था मोन्टाना में। कहाँ पे? मोन्टाना में, मोन्टाना विश्वविद्यालय। मोन्टाना विश्वविद्यालय यूएसए। ठीक, मोन्टाना यूएसए का एक प्रांत है और वहीं हम मोन्टाना विश्वविद्यालय उसी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य पर नया सौर चक्र कब शुरू हुआ? सूर्य पर नया सौर चक्र कब शुरू हुआ? ते हुआ 5 जनवरी 2008 को। कब शुरू हुआ? तो 5 जनवरी 2008 को। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सौर चक्र की खोज किसने की थी? सौर चक्र की खोज किसने की थी? तो ये किए थे सैमुएल हेनरिक स्वाबे। इनका नाम था सैमुएल हेनरिक स्वाबे। ये किए थे 1843 ईस्वी में। ठीक, सौर चक्र की खोज सैमुएल हेनरिक स्वाबे किए थे 1843 ईस्वी में। ठीक, चलिए, और इन्होंने क्या बताया था कि सौर चक्र जो है उसका समय 11.1 वर्ष। ठीक, 11.1 वर्ष बताए थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आकाश गंगा मंदाकिनी की परिक्रमा करते हुए सूर्य की औसत चाल कितनी होती है? आकाश गंगा जब मंदाकिनी की परिक्रमा करते हुए सूर्य की औसत चाल कितनी होती है? जब सूर्य आकाश गंगा मंदाकिनी की परिक्रमा करती है तो उसकी चाल कितनी होती है? तो उसकी चाल होती है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो ये है 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास लगभग कितना है? सूर्य का व्यास लगभग कितना है? तो सूर्य का व्यास लगभग 13.84 लाख किलोमीटर। कितना है? 13.84 लाख किलोमीटर। ठीक,
समथिंग अगर बोला जाए तो वही 14 लाख के आसपास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य की सतह प्रकाश मंडल का तापमान कितना है। सूर्य की सतह प्रकाश मंडल का तापमान कितना है। तो प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है सूर्य के केंद्र का ताप कितना है। सूर्य के केंद्र का ताप कितना है। तो सूर्य के केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। जो भी प्रश्न है सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक, ये आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि लोग अधिक से अधिक लोग देखें। सूर्य का आयतन पृथ्वी से कितने गुना है। सूर्य का आयतन पृथ्वी से कितने गुना है। तो ये 13 लाख गुना है। कितना है? 13 लाख गुना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसे लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड। ठीक, कितना? 16.6 सेकंड। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा 8 मिनट, ठीक, 8 मिनट 19 सेकंड। ठीक, तो दो में से जो भी ऑप्शन मिलेगा उसको मान लीजिएगा। एक्यूरेट अभी तक एनसीईआरटी का मानना जो है यही है। कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है सूर्य द्वारा मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। सूर्य द्वारा मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो इसे समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष। ठीक, इसे कॉस्मिक ईयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्मिक ईयर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य की आयु कितनी है। सूर्य की आयु कितनी है। तो सूर्य की आयु 10 अरब वर्ष है। कितनी है? 10 अरब वर्ष। अगला है सूर्य की वर्तमान आयु कितनी है। तो सूर्य की वर्तमान आयु 4.7 अरब वर्ष है। ठीक, कितना है? 4.7 अरब वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है सूर्य अंततः परिवर्तित हो जाएगा किसमें। सूर्य अंततः परिवर्तित हो जाएगा किसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो ये श्वेत वामन में, श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो यह है नाभिकीय संलयन।
ठीक। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन है। ठीक, चलिए अगला है, सौर कलंक कितने समय अंतराल पर प्रकट होता है? सौर कलंक कितने समय अंतराल पर प्रकट होता है? ये होता है 11.1 वर्ष में। ठीक, 11.1 वर्ष में सौर कलंक का अंतराल होता है। चलिए अगला प्रश्न है, मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है? मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है? ते है 32,000 प्रकाश वर्ष। कितना है? 32,000 प्रकाश वर्ष। चलिए अगला प्रश्न है, सौर ज्वाला प्रकट होता है। सौर ज्वाला प्रकट होता है, तो सौर ज्वाला किस में प्रकट होता है? तो ये होता है वर्ण मंडल में। ठीक, किस में होता है? तो वर्ण मंडल में प्रकट होता है सौर ज्वाला। अगला प्रश्न है, विषुवतरेखी सौर परिभ्रमण काल। विषुवतरेखी सौर परिभ्रमण काल कितना होता है? तो विषुवतरेखी सौर परिभ्रमण काल 25.8 दिन का होता है। कितना होता है? 25.8 दिन का होता है विषुवतरेखी सौर परिभ्रमण काल। अगला प्रश्न है, सौर कलंक का तापमान कितना होता है? सौर कलंक का तापमान कितना होता है? तो ये होता है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है, सौर कलंक प्रकट होता है। सौर कलंक कब प्रकट होता है? तो ये प्रकाश मंडल में प्रकट होता है। ठीक, किस में? प्रकाश मंडल में प्रकट होता है। सौर कलंक कब प्रकट होता है? तो प्रकाश मंडल में प्रकट होता है। अगला है, सूर्य के अध्ययन हेतु यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और नासा का संयुक्त अभियान क्या है? संयुक्त अभियान क्या था? सूर्य के अध्ययन हेतु यूरोपियन अंतरिक्ष, कौन? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और नासा का संयुक्त अभियान क्या था? तो ये था यूलिसिस। ठीक, क्या था? यूलिसिस। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली अदृश्य कीड़े हैं। सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली अदृश्य कीड़े हैं, वो कौन से कीड़े हैं? तो वो हैं पराबैंगनी और रक्त कीड़े। कौन कौन है? तो पराबैंगनी और रक्त कीड़े हैं। ठीक, चलिए अगला है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य का प्रकाश मंडल पूर्णतः ढक जाता है तब दिखाई पड़ता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य का प्रकाश मंडल पूर्णतः ढक जाता है तब दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? तो तब दिखाई पड़ता है सूर्य किरीट। ठीक,
क्या दिखाई पड़ता है? तो सूर्य किरीट, जिसे बोलते हैं कोरोना। ठीक, जिसे बोलते हैं कोरोना। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष सूर्य कितने तारामंडलों से होकर गुजरता है? प्रतिवर्ष सूर्य कितने तारामंडलों से होकर गुजरता है? तो ये 12 तारामंडलों से होकर गुजरता है। ठीक, कितने तारामंडलों से? तो 12 तारामंडलों से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक माह सूर्य राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है। प्रत्येक माह सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है। इसे कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो इसे कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो इसे संज्ञा दी जाती है संक्रांति। ठीक, इसे कौन सी संज्ञा दी जाती है? संक्रांति। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सोलिस्टिस। ठीक, सोलिस्टिस। अगला प्रश्न है, सूर्य मकर रेखा में जब प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। यह पर्व पूरे भारत में कब मनाया जाता है? यह जब सूर्य मकर रेखा में प्रवेश करती है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। और यह पर्व पूरे भारत में कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 जनवरी को। ठीक, ये 14 जनवरी फिक्स होता है, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों वाले लोग जो हैं, विद्वान साहब लोग, ये लोग 15 को मनवाते हैं। ठीक, ये लोग 15 को मनवाते हैं, बोलते हैं नहीं ये हो गया वो हो गया, पता नहीं कौन सा ये लोग पत्र देखते हैं, लेकिन इसका फिक्स टाइमिंग 14 को ही है। इसीलिए 14 को ही संक्रांति मनाना चाहिए। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हब्बल का नियम किस पर आधारित है? हब्बल का नियम किस पे आधारित है? ये है डॉपलर प्रभाव पर। ठीक, किस पे? डॉपलर प्रभाव पर आधारित है हब्बल का नियम। अगला प्रश्न है, सूर्य का तापमान प्राप्त करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? सूर्य का तापमान प्राप्त करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो वो है स्टीफन नियम। ठीक, कौन सा है? तो वो है स्टीफन नियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने यह बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं? कौन बताया था ये? तो ये बताए थे सबसे पहले केपलर महोदय। कौन बताए थे? केपलर महोदय 1571 में। ठीक, कब बताए थे? 1571 में केपलर महोदय। अगला है, सौर कलंक की गति के आधार पर सर्वप्रथम किसने बताया कि सूर्य अपने अक्ष पर वर्णन करता है? सौर कलंक की गति के आधार पर सर्वप्रथम किसने बताया कि सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करता है? वर्णन नहीं, घूर्णन। ठीक, घूर्णन करता है। ठीक, तो ये किसने बताया था? तो ये बताए थे गैलीलियो। ठीक, कौन बताया था? तो ये बताए थे गैलीलियो। अगला है,
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, सूर्य की सर्वाधिक मात्रा प्राप्त होती है, सूर्य तप की सर्वाधिक मात्रा प्राप्त होती है तो कहाँ होती है? तो विषुवत रेखा पर होती है। ठीक, विषुवत रेखा पर होती है। सबसे अधिक सूर्य तप वहीं प्राप्त होता है ना। अगला है, आकाश का नीला रंग सूर्योदय तथा सूर्यास्त की लालिमा का कारण है। तो क्या है? आकाश का नीला रंग और सूर्योदय तथा सूर्यास्त की लालिमा का कारण क्या है? तो ये है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला है, पृथ्वी की सतह का औसत एल्बिडो है। पृथ्वी की सतह का औसत एल्बिडो है। तो औसत एल्बिडो कितना है? तो है 35%। ठीक, कहीं कहीं आपको 24 से 34% भी मिलेगा ऑप्शन में। अगर ये नहीं रहेगा तो इसको मान लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट कितना है? पृथ्वी का ऊष्मा बजट कितना है? तो पृथ्वी का ऊष्मा बजट 51% है। ठीक, वायुमंडल का ऊष्मा बजट कितना है? तो वायुमंडल का ऊष्मा बजट कितना है? तो ये है 48%। ठीक, 48%। अगला है, सूर्य तप सर्वाधिक मात्रा में किस चक्र को प्रभावित करती है? सूर्य तप सर्वाधिक मात्रा में किस चक्र को प्रभावित करती है? तो ये प्रभावित करती है कार्बन चक्र को। किसको? कार्बन चक्र को। अगला है, सूर्य तप का कितना भाग बादलों द्वारा अवशोषित होता है? सूर्य तप का कितना भाग बादलों द्वारा अवशोषित होता है? तो इसका 14% भाग बादलों द्वारा अवशोषित होता है। अगला है, पार्थिव विकिरण किस रूप में होता है? पार्थिव विकिरण किस रूप में होता है? ये होता है दीर्घ तरंगों के रूप में। ठीक, दीर्घ तरंगों के रूप में होता है पार्थिव विकिरण। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण प्राप्त होता है। सौर विकिरण प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? तो विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में। ठीक, सौर विकिरण प्राप्त होता है तो कैसे होता है? विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, सौर विकिरण का कितना भाग शून्य में लौटा दिया जाता है? सौर मंडल का कितना भाग शून्य में लौटा दिया जाता है? तो 35% भाग शून्य में लौटा दिया जाता है। ये रहे सूर्य और सूर्य तप से संबंधित प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक, और वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।